तो आगे अब हम लोग चलते हैं, जो ई नंबर पोर्शन था यानी ग्रामर, उस पर आते हैं। हम लोग दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के लिए बिहार बोर्ड की इंग्लिश अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है पनोरमा पार्ट 1। तो देखते हैं, फ्रेज तक पूरा हो गया था, अब बात है ग्रामर की। ग्रामर में जो यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? तो सीक्वेंस मतलब होता है क्रम। कैसे? जैसे एक के बाद क्या आना चाहिए? दो, दो के बाद तीन, तो ये क्या हुआ? एक सीक्वेंस है ना। जैसे में हम लिखते हैं 2 4 6 8, तो 8 के बाद क्या आना चाहिए? 10, ये नियम है। उसी प्रकार कुछ वर्ब्स जो आते हैं, जो टेंस में जो प्रयोग होते हैं, उनके लिए भी नियम बनाए गए हैं। नियम बनेगा ना जी, ऐसे ही मतलब ऐसे ही आपको कुछ भी परमिशन थोड़ा ना मिल जाएगा। मान लो कोई लिख देगा कि भविष्य काल में लिख रहा है, अब बात कर देगा प्रेजेंट का, यानी उसमें वर्ब यूज कर देगा प्रेजेंट का, उसका भी नियम वम है। तो आज हम लोग पूरा नियम जानेंगे कि आखिर कैसे ये तय होता है कि कौन से टेंस में। 3 तो टेंस है, सबको जानता है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तो उन तीनों टेंसेस में कैसे कैसे वर्ब लगता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, क्लॉज का है। उसको पढ़े बिना हम लोग जान ही नहीं पाएंगे। ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो है, इसको जान नहीं पाएंगे। काहे नहीं जान पाएंगे? इसलिए ताकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्लॉज समझेंगे, उसके बाद आएंगे तब इसको फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इज दैट द टेंस ऑफ द वर्ब इन सब ऑर्डिनेट क्लॉज फॉलोज द टेंस ऑफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले ये सिर्फ जान लेते हैं। प्रिंसिपल यानी जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का, वो साफ साफ ये है, इज दैट द टेंस ऑफ द वर्ब इन सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये है कि जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, अभी आएंगे उस पर, उसमें जो वर्ब होता है, इज दैट द टेंस ऑफ द वर्ब। तो सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज रहेगा वो एक वाक्य के रूप में रहेगा। तो उस वाक्य, भाई उसका कुछ टेंस होगा, है ना। कोई भी वाक्य मान लो हम बोलते हैं मैं खा रहा हूँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं कि नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा, यानी हम भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ब भी यूज हुआ है, इसमें कुछ क्रिया भी प्रयोग हुआ है ना। जैसे हम बोले अभी कि मैं कल पढ़ूंगा, तो इसमें पढ़ूंगा क्या है? आई विल रीड टुमारो। तो रीड क्या है इसमें? रीड है वर्ब। टुमारो क्या है? टुमारो है एडवर्ब। क्या है कि ये टुमारो जो वर्ब है, वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना। इस पढ़ना को, इस पढ़ना की विशेषता बतला रहा है। उस पर नहीं जाते हैं, अभी आते हैं फिर से। तो उस वाक्य का कुछ टेंस होगा, उस टेंस में कुछ वर्ब यूज हुआ है, बताएं अभी। तो उसमें जो वर्ब यूज होगा, उसमें जो वर्ब प्रयोग होगा, वो जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा उसके टेंस के वर्ब के अनुसार होगा। ये सब आप बोलेंगे क्या माथा पच्ची है, ये होगा वो होगा टेंस वर्ब। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी जो लिखा हुआ था उसका हमने मतलब समझा दिया है। अगर कोई पहले से जानता हो क्लॉज लॉस के बारे में तो इतना को छोड़ सकता है, वीडियो जो आएगा अभी, जिसको पढ़ना है शुरू से वो देख सकता है, ठीक है।
तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्लॉज होता क्या है। ठीक है, क्लॉज क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, शायद उपवाक्य ही बोलते हैं, जहाँ तक ये नहीं चल रहा है, इसको हटाओ, यही लाओ, उपवाक्य। हम आशा करते हैं कि देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा छोटा छोटा है, कोई बात नहीं। तो सब कोई सेंटेंस जानता है ना जी, सेंटेंस सेंटेंस माने वाक्य, सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। जैसे आप क्या कीजिए, आप शब्द ले लीजिए, शब्दों के समूह को ले लीजिए जिससे कुछ अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है ना, जिससे कुछ अर्थ स्पष्ट होता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं, है ना, जैसे अभी हमने क्या बोला, आई विल रीड टुमारो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक वाक्य हुआ, सबको पता है वाक्य हुआ। ऐसे ही समझ लो कि वाक्य का छोटा भाई होता है उपवाक्य। ठीक है, तो और ऐसे ही एक और चीज़ होता है, वो क्या होता है, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है वाक्यांश। अभी दोनों में हम ये जो है ना, इन दोनों में अंतर भी समझा देंगे। अभी के लिए समझते हैं क्लॉज क्या होता है। तो उसको समझने के लिए एक हम फिर से हम वाक्य लेते हैं। क्या जी, तो देखिए हम ले लेते हैं, ही सेड दैट ही विल गो टू पटना। ठीक है, इतना हमको लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे आराम से। उसने कहा कि वह पटना जाएगा। इसमें आप यदि गौर से देखें तो पता चलेगा कि इसमें दो वाक्य है। पहला क्या है, ही सेड, और दूसरा ही विल गो टू पटना, है ना। दैट इन दोनों को जोड़ रहा है। क्या, उसने कहा, उसने कहा भी एक वाक्य ही है। हम बोलते नहीं है उसने कहा, तो ये भी एक वाक्य है। फिर वह पटना जाएगा, ये भी एक वाक्य है, दैन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो सिंगल वाक्य है ना, एक वाक्य है आराम से। यहाँ पर एक वाक्य नहीं है, दो वाक्य है। तो यहाँ जो यहाँ पे जो ये दो वाक्य हैं, इनको ही क्लॉज बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन रहता है। क्या कंडीशन रहता है, तो देख लेते हैं। क्लॉज की जो टेक्निकल जो परिभाषा है वो पहले समझते हैं, उसी से समझेंगे हम लोग। तो क्या है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यही डिफिनीशन हर जगह दिया रहता है, तो हम सोचे इसी को ले लो। जो ऑक्सफोर्ड वाला जो है ना, उसमें भी यही दिया हुआ है। तो हम सोचे चलो इसी को उठा लो। और भी एक दो जगह हम देखें। एंड कॉन्टेंस अ सब्जेक्ट। कॉन्टेंस मतलब क्या होता है, उसमें होता है, अपने पास, उसके पास होता है ये। तो क्या हुआ, a clause is a group of words which forms part of a sentence and it contains a subject and a finite verb of its own। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो पहले इसको समझ लेते हैं। a clause क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स सबको समझता है। विच फॉर्म्स पार्ट, पार्ट कहने क्या होता है, भाग किसी सेंटेंस का। ये पूरा भी एक सेंटेंस है ना जी। ही सेड दैट ही विल गो टू पटना, उसने कहा कि वह पटना जाएगा, ये एक पूरा वाक्य है। ही सेड क्या हुआ, एक इसका भाग हुआ, एक भाग, एक पार्ट, एक हिस्सा है। तो ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस का ये पूरा सेंटेंस का भाग है नहीं, सेड या दैट ही विल गो टू पटना। और क्लॉज
किसको कहेंगे? जिसमें एक क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, क्या हो, एक सब्जेक्ट और इसका अपना एक फाइनाइट वर्ब हो। समझ में आया? तो ऐसा जो भी शब्दों का समूह जो कि किसी वाक्य का भाग हो और उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। अभी आते हैं इन दोनों पर भी। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो सब्जेक्ट सबको जानता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो करने वाला है। ठीक है, इसमें इसमें क्या है? आई विल रीड टुमारो, जिसमें इसमें करने वाला क्या है? सबको समझता है, आई, है ना। ही सेड में क्या है? ही हुआ यहाँ पर, ही सेड में। तो इतना समझ में आया होगा। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? हम बताए थे इससे पहले वाले पार्ट में, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक बार फिर से समझा देते हैं संक्षेप में ही। देखो, वर्ब जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट फाइनाइट का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है जी? साधारण। फाइनाइट मतलब सीमित। नॉन फाइनाइट मतलब असीमित होता है। मतलब फाइनाइट ये समझ लो कि वो वर्ब होते हैं जो कि सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यह है ना, आई विल, जैसे में हम बोलते हैं, चलो एक उदाहरण हम लोग फिर से ले लेते हैं। जैसे में हम लेते हैं एकदम साधारण, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर होगा ही आ जाएगा, ही, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ही रीड्स, है ना जी। तो देखो, जैसे ही ये सब्जेक्ट बदला, आई से ही हुआ, ये रीड बदल गया कि नहीं? रीड्स में बदल गया। ये रीड क्या है? पहला फॉर्म। रीड्स क्या हुआ? तो रीड्स हुआ पांचवा फॉर्म, वर्ब 5, है ना। जो टेंस चलता है ना जी, 5 ठो वर्ब फॉर्म होता है टोटल। 3 ठो वर्ब फॉर्म को, वर्ब फॉर्म सबको जानता है। पहला में क्या है कि भैया, जैसे में रीड, रेड, रेड। ऐसे ही मान लो है कि अब यदि टेंस बदल जाता है तब क्या होता है? मान लो टेंस कैसे बदलेगा? जैसे हम बोल रहे थे ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। देखो, ये रीड क्या हो गया? रीडिंग हो गया कि नहीं? टेंस बदला, सब्जेक्ट वही है, टेंस बदल जाए। या तो ऐसा भी हो सकता है, आई एम रीडिंग, बदल गया। तो यदि टेंस बदलता है या सब्जेक्ट बदलता है तो फाइनाइट वर्ब भी बदल जाते हैं। नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं? तो नॉन फाइनाइट वो होते हैं जो इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा, जो कि नहीं बदलते हैं। जैसे में हम इसमें है ना, इसमें हम बोलते हैं कि इसमें था ही विल गो टू पटना, यहाँ पर हो सकता है सी विल गो टू पटना। नहीं, यहाँ पर माफ कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट वाला पे, जो हम अभी कुछ देर पहले बोले। जैसे में हम बोलते हैं, एकदम साधारण सा वाक्य है कि आई रीड टू लर्न, मतलब मैं सीखने के लिए पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर यदि ही होगा तो ही रीड्स हो जाएगा, लेकिन टू लर्न ये नहीं बदलेगा। समझ में आया? ये टू लर्न नहीं बदलने वाला है, चाहे यहाँ पर ही हो जाए, चाहे टेंस बदलाए, टेंस भी बदल जाए, तो इस पर कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट हमारे सिलेबस का नहीं है, हमारे सिलेबस का है सिर्फ फाइनाइट वर्ब। यानी कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक फाइनाइट वर्ब होता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो ठो भाग हो सकता है। कौन कौन? पहला हो सकता है ये वाला, ही सेड। दूसरा, दैट ही विल गो टू पटना। अब देखते हैं इसमें है कि नहीं। देखो, ही क्या है? ही, इसमें ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग। इसमें एक सब्जेक्ट हुआ ही, एक फाइनाइट वर्ब हुआ सेड। ठीक है, दूसरा में दैट ही विल गो टू पटना में क्या हुआ? इसमें एक सब्जेक्ट हुआ है ही,
फिर से एक इसका वर्ब हुआ फाइनाइट वर्ब गो, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे में फाइनाइट वर्ब क्यों, क्योंकि ये सेज हो सकता है, SAYS हो सकता है ना, ये भी बदल सकता है। ऐसे ही डैट ही विल गो टू पटना भी, ये भी बदल सकता है, यहाँ पर गो बदल सकता है। मान लो हम लिखते हैं यहाँ पर ही सेज डैट ही गोज टू पटना, तो बदल गया, वहाँ पर बदल गया कि नहीं, गो क्या हो गया, गोज हो जाता है, इसलिए फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो बोलते हैं तुमसे, तो उससे पहले एग्जाम्पल से पहले इसमें जो पहला भाग हुआ, पहला भाग है ही सेड, तुमको समझ में आ रहा है, ही सेड उसने कहा, लेकिन हम बोलते हैं डैट ही विल गो टू पटना, कि वह पटना जाएगा। अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि वह पटना जाएगा, इस वाक्य का तुमको कुछ मतलब समझ में आ रहा है, कि वह पटना जाएगा। अगर सिर्फ बोलते वह पटना जाएगा तब समझ में आता है वह पटना जाएगा, लेकिन हमने क्या बोला कि वह पटना जाएगा, क्यों, क्योंकि डैट भी लगा है ना भैया, डैट टू आप ऐसे तो ना छोड़ देंगे, उसको भी लिए हैं साथ में, तो पहुंचाना पड़ेगा ना उसका जहाँ भी उसको जाना है, वरना बोलेगा मतलब हम ही दोनों को जोड़ रहे हैं, हम ही को छोड़ रहे हो, ये क्या मतलब है। तो डैट ही विल गो टू पटना, कि वह पटना जाएगा, तो इसका कुछ अपना अर्थ मिल रहा है, अपना अर्थ नहीं, अपना अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो दूसरा नंबर जो है क्लॉज है, ये दूसरा नंबर का क्लॉज पहले नंबर के क्लॉज पर आश्रित है अपने अर्थ के लिए। अगर ये पहला नंबर वाला नहीं रहेगा तो दूसरा नंबर का कुछ महत्व नहीं रहता, लेकिन अगर दूसरा नहीं है तो पहला का काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्लॉज हुए, पहला क्लॉज दूसरा क्लॉज, तो जो इसमें इंडिपेंडेंट है, जो आज़ाद है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं है अपने अर्थ के लिए, उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। इसी की बात हो रही थी, प्रिंसिपल क्लॉज दिख रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, आज़ाद है, इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल है, मान लो हम लिखते हैं आई सॉ अ वुमन हु वाज ब्यूटीफुल, या एक दूसरा भी ले सकते हैं, आई सॉ अ मैन हु वाज टॉल। अभी ये लिए हैं, मैंने एक महिला को देखा जो कि सुंदर थी, ठीक है। आई सॉ अ वुमन, इसमें भी दो हुआ, कौन सा, देखो पहला हुआ आई सॉ अ वुमन, दूसरा हु वाज ब्यूटीफुल। अगर हम बोलते हैं आई सॉ अ वुमन तो समझ में आ रहा है मैंने एक महिला को देखा, इसका अपना अर्थ है ना। हम बोल सकते हैं उसने एक महिला को देखा, मैंने एक महिला को देखा। हु वाज ब्यूटीफुल, जो सुंदर थी, यहाँ पर हु वाज ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए हु यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन वाले अर्थ में नहीं आया है, कौन इसका अर्थ नहीं हो रहा, यहाँ पर जो कि सुंदर थी। तो हु वाज ब्यूटीफुल, इससे तुमको क्या पता चल रहा है कि वो जो कि सुंदर थी, इससे कुछ पता चल रहा है नहीं। इसलिए क्या हो गया ये कि ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी लिखते हैं इसको, और ये हो गया एससी। अब इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब कौन सा है आप बोलेंगे, तो बताइए भैया इसमें क्या है सब्जेक्ट। तो ये हुआ सब्जेक्ट आई, सॉ क्या हुआ फाइनाइट वर्ब हुआ, क्यों, जैसे ही इसमें सी भी हो सकता था, है ना, बदल भी सकता है, ये ऐसा हो सकता है था कि लिखा हुआ हो आई हैव सीन अ वुमन, है ना, मैंने एक महिला को देखा था, इसमें क्या है, मैंने एक महिला को देखा। हु वाज ब्यूटीफुल में हु है, हु सब्जेक्ट, वाज वर्ब हो गया, ब्यूटीफुल क्या हुआ एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल उस महिला की
उस महिला की पहचान बता रहा है, उस महिला की विशेषता बतला रहा है। ठीक है। और कहीं कहीं होता है ना कि जैसे में आपको दिया नहीं रहता है, ये समझ नहीं आता है, सेंटेंस में नहीं रहता है, लेकिन आपको समझना पड़ता है। जैसे में हम बोलते हैं, जैसे ही इज बेटर देन मी, एक तरफ से, ठीक है, वह मुझसे बेहतर है। तो आप बोलेंगे ठीक है, इसमें दो ठो है, पहला है ही इज बेटर, दूसरा है देन मी। पहला ही इज बेटर, दूसरा देन मी, तो ही इज बेटर, वह बेहतर है। इतना समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, कोई दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन देन मी इस पर निर्भर है अपने अर्थ के लिए। अगर ही इज बेटर नहीं रहे तो देन मी का मतलब क्या होता है, मी देन मी, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो आप बोलेंगे ठीक है, इसमें तो हमको समझ में आ रहा है ही इज बेटर, ही इज बेटर मैंने वह बेहतर है। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, इज क्या हुआ, वर्ब हुआ, बेटर एडजेक्टिव है। देन मी में अब बोलेंगे इसमें तो हमको वर्ब मिला ही नहीं, कहाँ है इसमें वर्ब? वर्ब है, देन वर्ब नहीं है। देन तब क्या है, तो देन कंजंक्शन है, कंजंक्शन जोड़ने वाला, कंजंक्शन, नाम से समझ में आ रहा है। मी तो कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको अब खुद से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और अपने से समझना पड़ेगा खुद से कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बोलना चाह रहा है कि वह बेहतर है मुझसे, यानी जितना हम बेहतर है उससे मुझसे ज़्यादा कई गुना है बेहतर है। तो यहाँ पर छुपा हुआ है वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है। तो कभी कभी आपको ये पता समझना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, जैसे मैं इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। पर आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में दोनों में दिया हुआ है। इतना हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ही इज बेटर देन मी भी समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज बेटर देन आई एम। मतलब तो इसमें आई क्या होगा, सब्जेक्ट, और एम क्या होगा, वर्ब। तो इसी को दूसरा अर्थ में ये हुआ, ये दूसरा अर्थ है ये। इसमें आई एम ऐसे ब्रैकेट में रहेगा समझने के लिए, सिर्फ कि भैया मी भी रहेगा, लेकिन आई एम समझने के लिए कि ऐसा ही बोला जा रहा है, जितना हम है उससे ज़्यादा। एम क्या है, वर्ब है, एम, इज, आर, ये सब वर्ब होता है। ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कभी ये भी समझा देंगे एक वीडियो में। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग आते हैं अपने मुद्दा के ऊपर। यहाँ पर ही इज बेटर क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज। देन मी क्या हुआ, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहाँ पर आते हैं। तो नियम क्या कहता है जी, अब आगे यहाँ पर देयर आर टू मेन रूल्स विथ रिगार्ड टू द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो जो सीक्वेंस ऑफ टेंस है उससे संबंधित दो मुख्य नियम है। कौन सा नियम? पहला नियम, इफ द वर्ब इज इन द प्रिंसिपल क्लॉज, if the verb in the principal clause is in the future or present, वहीं present और future tense, the verb in the subordinate clause may be in any tense according to the sense needed to express। क्या है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में जो टेंस है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, वर्तमान है या भविष्य है, तब जो उसमें वर्ब यूज होगा कौन सा में, सब ऑर्डिनेट में, वो किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि जैसा भी सेंस जरूरत होगा और उससे अनुसार। ठीक है। सेंस का मतलब क्या है? सेंस का साधारण मतलब है कि जो जैसा लगेगा और उनके वर्ब लाएंगे हम लोग। ये नहीं कि हम बोलना यहाँ पे लिख देंगे कि ही इज बेटर, जैसे आई सॉ अ वुमन हु वाज, मतलब कुछ अलग लिख देते हैं। अभी समझा देंगे वो भी। जिससे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई नो या आई शैल नो, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो ठो है हम लोग के पास, क्या, प्रिंसिपल क्लॉज है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसका वर्ब
इस पर निर्भर करेगा और निर्भर इस प्रकार करेगा कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। कोई रुकावट नहीं है इसके ऊपर कि भैया यही टेंस इसी टेंस में होगा। जैसे मैं यहाँ पर पहला दिया हुआ है आई नो व्हाट ही डज, मैं जानता हूं कि वह क्या करता है। देखो वहां पर सेंस का मतलब ये था कि अब ये थोड़े ना लिख देंगे यहाँ पर आई नो व्हाट ही डूइंग, आई नो व्हाट ही डूइंग, है ना। यहाँ पर डज ही रहेगा, जैसा सेंस है उसके अनुसार लगाएंगे। ये नहीं कि अभी लगा देंगे हाँ इसमें हो जाए सही आई नो व्हाट ही इज डूइंग के सही है, पर इसमें भी गलती हो जाएगा। मान लो कोई लिख देता है आई नो व्हाट ही इज डज, तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा सेंस मांगा जा रहा है, जैसा जरूरत है वाक्य को, वैसा उसका अर्थ नहीं दे पा रहा है। तुम कोई भी टेंस में मतलब आप कोई भी वर्ब प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जरूरत हो उसी है, जिससे अर्थ स्पष्ट होता है, वही बोल रहे थे अभी सेंस। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि वह क्या करता है, इसमें दो ठो है, पहला दूसरा। ठीक है, आई नो क्या हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा में है, प्रेजेंट में है, तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है। ये अभी डज क्या है, व्हाट ही डज, वह क्या करता है, ये भी प्रेजेंट है, बदल भी सकता है ना, बदल भी सकता है। कैसे बदला देखो, ये ऐसे हो गया आई नो व्हाट ही इज डूइंग, मैं जानता हूं कि वह क्या कर रहा है, बदल गया कि नहीं, टेंस बदला। यहाँ पर था व्हाट ही डज, अभी ही इज डूइंग। तो इसमें अपने अनुसार तुम बदल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आई शैल नो व्हाट ही विल बी डूइंग, मैं जानूंगा कि वह क्या व्हाट ही विल बी डूइंग, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा होगा। ठीक है, वह क्या करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आई शैल नो है ना, आई शैल नो है, ये फ्यूचर टेंस में है, तो सब ऑर्डिनेट में यानी इसमें कुछ भी हो सकता है। समझ में आया, देख रहे इतना हो, इसके साथ इतना कॉम्बिनेशन परमिट्यूशन, मतलब इतना तुम वाक्य लगा सकते हो, ये सब के सब सही है। क्यों? इसलिए क्योंकि सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हमने पढ़ा कि जो वर्ब यूज होगा वो इस टेंस पर निर्भर नहीं करेगा। क्या हो रहा है, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज में बी इन एनी टेंस, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, वो अपवाद भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आई नो व्हाट ही डिड, मैं जानता हूं उसने क्या किया। तो यहाँ पर आई नो क्या है, प्रेजेंट में बता चुके हैं। व्हाट ही डिड क्या है, पास्ट टेंस में है, बदल देना टेंस, क्योंकि हमें वैसी जरूरत थी, हमने ले लिया, कोई रुकावट नहीं है। आपके पास समझिए, आपको एकदम रेलगाड़ी दे दी गई है और कहीं रुकना नहीं है, जहां मन वहां रुकना है ना। तो ऐसे ही है, आपके पास अपना रोड है, जहां रोकना है वहां रोको, नहीं तो चलते जाओ। वैसे ही इसमें भी है कि तुमको प्रेजेंट या फ्यूचर दे दिया गया है, अब जौन सा टेंस लगाना है अपना, जैसे मन चलाना है गाड़ी, अपने जरूरत के हिसाब से वैसे चलाओ। दूसरा नियम है इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, क्यों यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही थी। अब कौन सा बचा, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में द वर्ब इन द सब ऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो उसमें तो जो वर्ब यूज होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, वो मस्ट है, एकदम अवश्य रहना चाहिए। कौन सा, पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए। जो वर्ब होगा वो भी पास्ट टेंस का ही रहना चाहिए। अरे भैया 3 तो फॉर्म चलता है ना, कम से कम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जैसे में रीड रेड रेड, वांट वांटेड वांटेड, और भी बहुत सारे हैं, सी सीन सॉ। ठीक है ना, तो 3 टू है कि नहीं, सी सॉ सीन, गलती हो गया था हमसे। राइट रिट क्या होता है फिर से, राइट रिटन, हाँ यही होता है। और भी जैसे मैं अभी था डू डिड डन हो गया।
आगे आगे होता है डज और डूइंग। तो यही तीन तो जो मेन। तो अगर पास्ट टेंस में है, प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें जो वर्ब होगा वो भी पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए। इसमें आपको परमिशन नहीं है, इसमें आपको नियम डाल दिया गया है कि आप इसी रास्ते से जा सकते हैं। आपको जो ट्रैफिक लाइट है उसका अनुपालन करना है भैया। समझ ला कि ना समझ ला। जैसे में उदाहरण दिया हुआ है, आई न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, मैं जानता था कि वह क्या कर रहा था। आई न्यू, न्यू क्या है, पास्ट टेंस है। आई न्यू क्या है, आई न्यू एक प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हाट ही वाज डूइंग सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, वाज डूइंग क्या है, पास्ट टेंस में है। क्यों ऐसा पास्ट टेंस में क्यों है, क्योंकि न्यू जो है ये भी पास्ट टेंस में है। प्रिंसिपल क्लॉज का ये जो वर्ब है आई न्यू, आई न्यू, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई न्यू है। व्हाट ही वाज डूइंग क्या है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि न्यू चूंकि कौन सा में है, वर्ब टू में है, इसलिए वॉज डूइंग भी क्या होगा, वर्ब टू में ही होगा। वर्ब वन में नहीं लगा सकते हो, ना ही वर्ब थ्री में। समझ में आया, नहीं हो सकता है वैसा संभव नहीं है। मतलब अगर पास्ट टेंस में है, मतलब वर्ब थ्री का मतलब मेरे ख्याल कि भैया पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही रहेगा। वर्ब थ्री मतलब नहीं था, यही बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे चूंकि आई न्यू क्या है, वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए वर्ब डूइंग भी पास्ट टेंस का ही होगा। यहाँ पर वर्ब डूइंग नहीं होगा, हमको लिखना चाहिए, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए पास्ट टेंस। यहाँ पर भी पास्ट टेंस, ये वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब आगे दूसरा है ही वर्कड हार्ड सो डैट ही माइट सक्सीड, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह सफल हो सके। इसमें वर्कड क्या है, दूसरा में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए ही माइट सक्सीड, ये भी क्या हुआ, माइट सक्सीड, ये भी पास्ट टेंस में ही है। कि अब आगे हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, हालांकि इस नियम पे कुछ अपवाद भी हैं, कुछ छूट भी मिलता है। जैसे नहीं कबो कबो मैदान साफ रहता है तो भैया गाड़ी लेकर चल जाओ कहीं कहीं। जैसे में एम्बुलेंस के लिए क्या होता है, रोड पे जब चलते हैं तो उसके लिए पहले से ही रिजर्व रहता है, मतलब वो चलाएगा अपना, बजाएगा बत्ती या जो भी है साउंड निकालेगा और आपको हट जाना है, क्योंकि जरूरी है उसके लिए। ऐसे ही कुछ अपवाद है। पहला अपवाद क्या है, इफ द वर्ब इन द सब ऑर्डिनेट क्लॉज expresses of universal truth or habitual fact, it is always in the present tense even if the verb in the principal clause is in the past tense। अगर इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कोई सार्वभौमिक तथ्य की बात की जा रही है, मतलब साधारण सा बात है कि जो बात हमेशा सच होता है उसकी बात की जा रही है, या किसी हैबिचुअल फैक्ट की बात की जा रही है, किसी आदत की बात की जा रही है जो फिक्स जिसको होना ही है, तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा। मतलब नहीं है कि भैया प्रिंसिपल क्लॉज में कौन सा भी वर्ब, यहाँ पर क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो सब ऑर्डिनेट में भी पास्ट होगा। लेकिन अब क्या, अब ये कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में कुछ भी हो मतलब नहीं है, अगर सब ऑर्डिनेट में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई हैबिचुअल फैक्ट है तो प्रेजेंट होगा। क्यों, देखो यहाँ पर द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। टीचर सेड क्या है, टीचर सेड प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट द अर्थ इज राउंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सेड क्या हुआ, सबको पता है पास्ट टेंस, लेकिन इज क्या है, इज प्रेजेंट टेंस है। इज क्या है, एक वर्ब बता चुके हैं। ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, उसने कहा कि आदमी मरणशील है, आदमी हमेशा मरेगा ही मरेगा, ऐसा नहीं कि आप अमर हो जाएंगे, हर कोई मरता है। ही सेड, उसने कहा कि आदमी मरणशील है। सेड क्या हुआ, पास्ट टेंस में है। इज क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। हमेशा यहाँ पर कुछ भी हो, अगर यहाँ पे फ्यूचर रहता तब भी, प्रेजेंट रहता तब भी प्रेजेंट ही यूज होगा। समझ में आया।
दूसरा, if the verb in the subordinate clause is introduced by the conjunction, then of the verb of the subordinate clause may be in any tense even though there is past tense in the principal clause। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज then से शुरू होता है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज then से शुरू होता है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब होगा वो किसी भी टेंस में रह सकता है, इवन दो, उससे मतलब नहीं है, अगर तब भी अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दैन से शुरू है सब ऑर्डिनेट क्लॉज तो वह उस सब ऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब किसी भी टेंस में रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ही लाइक्ड हर बेटर देन ही लाइक्स यू, वह तुम्हारी बजाय उसे अधिक पसंद करता था। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, या इसका ये भी हो जाएगा कि वह जितना वक्त तुमको पसंद करता है अभी उससे अधिक, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर वो उसे अधिक, वो उसे पसंद करता था। यहाँ पर लाइक डेट क्या है, पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर ही लाइक्ड हर बेटर ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, देन ही लाइक्स यू सबऑर्डिनेट हुआ। तो लाइक डेट क्या है, पास्ट, लेकिन लाइक्स क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, अगर पास्ट रहेगा तो पास्ट ही रहेगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। उसी अपवाद में से एक ये भी है, यहाँ पर तुम सेंस के अनुसार, अपने अर्थ के अनुसार बदल भी सकते हो, फ्यूचर भी लगा सकते हो अगर ऐसा जरूरत रहता तब, या इसी को बदल के। दे हेल्प अस मोर देन दे हेल्प देयर ओन चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की बजाय, अपने बच्चों की अपेक्षा उन्होंने हमारी अधिक सहायता की। तो यहाँ पर जो हेल्प है वो कौन सा टेंस है, पास्ट, लेकिन हेल्प क्या है सबऑर्डिनेट में, देन दे हेल्प देयर ओन चिल्ड्रेन प्रेजेंट में। क्यों, क्योंकि देन आ जा रहा है, देन जब शुरू होगा, देन से जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगा तब आपको फ्री है, आप किसी भी टेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर प्रेजेंट क्यों नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि भैया पहले ही बता चुका है, यहाँ पर प्रेजेंट अगर रहेगा तब तो आपको पूरी छूट है, आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं वर्ब टेंस के अनुसार, टेंस का। तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर क्या है, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस और रीजन इट मे बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस इम्प्लाइड। यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि क्लॉज को 3 भागों में बांटा गया है, कौन सा में, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का मतलब क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्लॉज है और वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है उस वाक्य में तो उसको एडवर्बियल क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अगर एडवर्ब कुछ होता है ना, एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है कि जो कि एडजेक्टिव या किसी वर्ब या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। जैसे में ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, यहाँ पर स्लोली किसी विशेषता बतला रहा है, इसकी दौड़ने की विशेषता बतला रहा है। रन्स क्या है, वर्ब है, तो इस रन्स की विशेषता कौन बतला रहा है, स्लोली। स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब। तो अगर इसी प्रकार अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में कोई क्लॉज है और वो पूरा क्लॉज किसी, और वो क्लॉज का भाग या पूरा क्लॉज किसी अन्य की विशेषता बतला रहा है तो वो क्या हुआ, वो एडवर्ब हुआ। वहीं बोला जा रहा है कि अगर एडवर्बियल क्लॉज है प्लेस या रीजन का, अगर कोई कारण बता रहा है या कोई स्थान का है, एडवर्बियल क्लॉज को भी बांटा जाता है। उसमें एक होता है टाइप एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, इसी प्रकार और भी होता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज, ठीक है, उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पर यदि स्थान हो या कारण हो तो अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा हो तो वो किसी भी टेंस में हो सकता है। मतलब नहीं है कि भैया जैसा भी सेंस अप्लाइड होता है, जैसा भी अर्थ निकालना होगा तो वो सब ऑर्डिनेट में उसी टेंस के अनुसार हो सकता है। मतलब इसमें भी कुछ रोक नहीं है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही फेल्ड बिकॉज ही हैज पुअर हेल्थ, वह पास नहीं कर पाया, वह फेल हो गया क्योंकि उसके पास खराब स्वास्थ्य है, ठीक है। यहाँ पर फेल्ड क्या हुआ, फेल्ड है पास्ट टेंस, फेल्ड क्या है, फेल्ड है पास्ट टेंस, लेकिन हैज क्या है, हैज है प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत थी, किसकी, ही हैज़ पुअर हेल्थ की, इसीलिए यहाँ पर
फेल्ड के बावजूद भी हैज का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस या रीजन है। बता नहीं रहा है यहाँ पर बिकॉज ही हैज़ पुअर हेल्थ। बिकॉज मतलब कुछ कारण बताया जा रहा है ना कि बिकॉज ही हैज़ पुअर हेल्थ, कुछ कारण है, उसका खराब स्वास्थ्य है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए वो फेल कर गया। मतलब वो फेल तो किया कुछ देर पहले, फेल कर चुका है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य खराब है। इस बात को दर्शाने के लिए ये बताया जा रहा है कि भले ही फेल्ड था, पास्ट टेंस में है, लेकिन अभी भी खराब स्वास्थ्य है, इसीलिए। और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस या रीजन है, इसलिए चूंकि ये पास्ट टेंस में है लेकिन ये प्रेजेंट में रहेगा। दूसरा, इसके साथ कुछ और भी दिया है, जैसे वी मस्ट रिमेंबर दैट द कंजंक्शन लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। एग्जाम्पल, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कंजंक्शन लेस्ट होता है वो हमेशा शुड के साथ चलता है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है लेस्ट और शुड, ये दोनों इस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। देखो हम यहाँ पर लिख कर रखे हैं, पहले भी लिखा हुआ था, तो जो शुरू में जो आया ना दैन, दूसरा नंबर में, दूसरा या तीसरा नंबर में दैन, तो उसका भी है। दैन का मतलब क्या होता है? से, की अपेक्षा, के बजाय, के जगह। लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि, ताकि नहीं, यानी को शायद, नहीं तो कदाचित। तो अभी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऐसा ना हो कि। तो क्या लिखा हुआ है? ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। उसने कड़ी मेहनत की, ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट जहाँ भी रहेगा उसके पीछे पीछे शुड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको प्रयोग करना ही है, जहाँ भी लिस्ट आ गया शुड लगाना है। इसका ये भी हो सकता है कि ही वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, कदाचित वह फेल हो जाए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। चौथा नियम, द कंजंक्शन एज इफ एंड एज दो ऑलवेज टेक वेयर और वर्ब टू, दैट इज पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हाट एवर द टेंस ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज में भी। क्या बोला जा रहा है कि जो भी कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन? एज इफ और एज दो, ये हमेशा या तो वेयर लेते हैं या तो वर्ब टू लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। व्हाटएवर मतलब नहीं है कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज में कौन सा टेंस यूज हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर एज इफ और एज दो है तो हमेशा वो या तो वेयर लेगा नहीं तो वर्ब टू लेगा। जैसे में हम ये थर्ड नंबर समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल, ये दोनों आप समझ लीजिए। ही फॉट एज दो ही वेयर अ टाइगर। वो इस प्रकार लड़ा जैसे मानो कि वो एक बाघ था। ठीक है, एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो। एज दो का मतलब क्या होता है? जैसे मानो। ठीक है, जैसे मानो, यही जहाँ तक तो यही है यहाँ पर। ही फॉट एज दो, वह इस प्रकार लड़ा जैसे मानो कि वह एक बाघ था। ऐसे ही इसमें भी ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। यहाँ पर स्पीक्स क्या है? प्रेजेंट टेंस है ना, लेकिन ही न्यू क्या है? न्यू पास्ट टेंस है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जब भी एज इफ या नहीं तो एज दो रहेगा तो या तो वो वेयर के साथ खुलेगा नहीं तो वर्ब टू के साथ। समझ में आया? वर्ब टू उसमें प्रयोग रहेगा इस वर्ब में। ठीक है, यही दोनों यूज हो सकता है इस टेंस में, कुछ तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, वाज भी नहीं होगा, हमेशा वेयर रहेगा। जैसे में ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड, वह इस प्रकार बोलता है जैसे मानो कि वो पागल है ना, पागल था। समझ में आ गया इतना? तो आज के लिए इतना समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये जो ट्रांसलेशन है इस पर ध्यान देंगे। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मिलेंगे आपसे अन्य वीडियो में ट्रांसलेशन के साथ। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और जय हिंद।